बिहार में लगातार पांचवें दिन गिरा पॉजिटिविटी रेट, एक्टिव मरीजों की संख्या में आई कमी, लॉकडाउन का दिख रहा असर। डीआरडीओ की दवा को मिले मंजूरी, दवा से कम होगी ऑक्सीजन की जरूरत, एक हफ्ते में मरीजों को मिल सकेगी दवा। राजधानी रांची में ऑक्सीमीटर जैसे कई मेडिकल सामानों की हो रही कालाबाजारी का पर्दाफाश, पुलिस ने 5 लोगों को धर दबोचा। सुपौल में देखी मानवीय संवेदना को झकझोर देने वाली तस्वीर, बीच सड़क पर फेंका गया मरीज का शव, आखिर कब सुधरेंगे स्वास्थ्य विभाग के हालात। नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं जीटीवी भारत। बिहार में कोरोना संक्रमण का जो दर है उसमें थोड़ी सी कमी आई है और पिछले 24 घंटे में 11,259 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ संक्रमित मरीजों की संख्या, जो कुल संख्या की अगर बात कर लें तो वो 5,91,476 हो गई है। पटना में सबसे अधिक 3,665 नए मामले सामने आए हैं। वहीं राज्य में इस दौरान 13,364 लोगों के ठीक होने के बाद कुल अगर एक्टिव मरीजों की अगर बात करें तो उसकी संख्या में थोड़ी सी कमी आई है। कुल ठीक होने वाले मरीजों की संख्या की बात कर ले तो 4,77,389 है। ये ताजा आंकड़ों में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या नए पॉजिटिव मरीजों के मुकाबले काफी ज्यादा है। हालांकि आपको बता दें कि इसमें पॉजिटिविटी रेट जो है वो घटी है और राज्य में अब पॉजिटिव मरीजों की अगर प्रतिशत की बात करें तो वो 10.3% पर है। और भले ही संक्रमण की दर में थोड़ी सी गिरावट नजर आई है, लेकिन कोरोना से मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। और आपको बता दें कि रिकवरी दर में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है और अब बिहार में रिकवरी दर 80% से ज्यादा हो गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संपादक राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, बिहार में लॉकडाउन का असर दिख रहा है क्या? बिल्कुल, लॉकडाउन का असर दिख रहा है बिहार में। और पूरी स्थिति अगर देखी जाए तो अब लोग आस्ते आस्ते खुद समझदार भी होने लगे हैं और लोग अब निकलना भी कम किए हैं। असर मूल रूप से इसका दिखने लगा है। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से सरकार के तरफ से जो व्यवस्था करनी चाहिए थी वो मुकम्मल व्यवस्था अभी भी सरकार नहीं कर पाई है। आप एनएमसीएच जाएं, पीएमसीएच जाएं या फिर एम्स जाएं या फिर बिहार के किसी भी अस्पताल का आप दौरा कर लें, हालात बहुत बेहतर नहीं है। हालांकि आज से डॉक्टरों की जो बहाली की गई है संविदा के आधार पर वो शुरू जरूर हो गई है। लेकिन ये भी देखना दिलचस्प होगा कि कितने बड़ी संख्या में डॉक्टर यहाँ आ रहे हैं सेवा देने के लिए। लेकिन कुल मिला के जो लॉकडाउन की जो स्थिति थी उसका एक असर यही हुआ है कि संक्रमण दर कम हुआ है। जो अब तक 15 से 16% के आसपास रह रहा था वो तकरीबन 11% पे आया है। तो ये एक बेहतर खबर है और ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सुखद है। लेकिन सबसे बड़ी जो योगदान यहाँ पे देखा जाए तो आम पब्लिक का योगदान रहा है। और आम पब्लिक से हम सबकी गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो अपने घर में रहें, घर से बाहर न निकलें। और मुझे लगता है कि अगर इसका पालन वो करेंगे तो हम बहुत जल्द बहुत हद तक जो संक्रमण की जो चेन है, कोरोना संक्रमण की चेन है, उसको हम तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। राजेश, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या एकमात्र कारगर हथियार की अगर बात कर लें, कारगर अगर परिस्थितियों पर कंट्रोल करने के लिए हथियार की बात कर लें तो वो लॉकडाउन ही नजर आ रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल लॉकडाउन से बेहतर अभी फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है सरकार के पास, न बिहार सरकार के पास और न ही केंद्र सरकार के पास। क्योंकि जो मुकम्मल व्यवस्था करनी चाहिए थी वो 1-2 दिन में संभव है नहीं, अब सरकार के बस में है नहीं। जो भी है आम पब्लिक को कदम उठाना होगा। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज खुद अपील भी की है। तमाम जो राजनेता हैं ये सब अपील तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन सबसे अफसोस की ये बात है कि जो इनके तरफ से प्रयास होने चाहिए थी वो प्रयास होते नजर नहीं आ रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि आम पब्लिक को समझे, क्योंकि जब तक इसको समझेगी नहीं आम पब्लिक की कितना खतरनाक है, हम तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करना, मास्क न लगाना कितना खतरनाक है, इसको समझने की जरूरत है। लेकिन ये बेहतर है जिस तरह से संक्रमण का दर कम हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में संक्रमण का दर और कम होगा। लेकिन जो 15 तारीख के बाद अभी सरकार फिर 14 तारीख को बैठेगी और तमाम जो मंत्रिमंडल के लोग होंगे, मुख्यमंत्री खुद इसकी समीक्षा कर रहे हैं। उम्मीद ये भी की जा रही है कि जो लॉकडाउन की जो अवधि है तो ये 15 तक थी, ये बढ़ाकर 30 तक होने की संभावना है। क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं, अभी हम उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं या यूं कहने की सेफ जोन में अभी नहीं है कि हम लॉकडाउन को खत्म कर दें। मतलब एक तरीके से जो स्थितियां हैं राजेश, उसको देखते हुए, उसको समझते हुए ये कहा जा सकता है कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ सकती है, क्योंकि फिलहाल कोई उपाय दूसरा नजर तो नहीं आ रहा।
नहीं, बिल्कुल लॉकडाउन की अवधि बढ़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि सरकार के पास एक कोई मुकम्मल जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। अभी तक आप वैक्सीनेशन के मामले में पिछड़े हुए हैं। अभी आप देख लें, तकरीबन 3.5 लाख की वैक्सीन आ पाया है, जबकि 13 करोड़ की आबादी है। तो वैसे स्थिति में वैक्सीनेशन के मसले पर हम पीछे हैं। दूसरा एक खबर ये भी है कि जो टेस्टिंग का जो दर है, जो जिस रफ्तार से होना चाहिए था, वो टेस्टिंग उस रफ्तार से नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है टेस्टिंग अगर बढ़ाया जाए, वैक्सीनेशन और बढ़ाया जाए और स्वास्थ्य व्यवस्था को अगर स्ट्रांग किया जाए, तो हम इस पर विजय प्राप्त करें। अब सरकार को यह भी ध्यान देना होगा कि तात्कालिक व्यवस्था न करे, क्योंकि अब तक पिछले 1 साल से देखा जाए, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार ने तात्कालिक व्यवस्था की, जिसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा है। इन्हें अब दीर्घकालिक योजना ही बनानी होगी। अगर डॉक्टर की बहाली है क्षणिक से काम नहीं चलेगा। प्रॉपर हर अस्पताल में डॉक्टर होने चाहिए, एनएमसीएच के लोग होने चाहिए, नर्सिंग स्टाफ होने चाहिए। और जब तक ये नहीं सरकार कर पाएगी, तो आप ये जो अभी के राघवन ने कहा था कि तीसरी लहर आने की संभावना है, तो अगर तीसरी लहर आती है तो मुझे नहीं लगता है कि जो कल जो रिसेंट की जो रिपोर्ट आई है कि अगस्त तक अगर हालात बेहतर नहीं हुए तो मौत का आंकड़ा 10 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। तो ये बड़ा ही खतरनाक स्थिति होगा अविनाश, और इसको देखते हुए काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, तो इसको देखते हुए काम करने की जरूरत है और तमाम पहलुओं पर सरकार को नजर बनाए रखनी चाहिए। जैसे भी स्थितियां हैं उस पर कंट्रोल करने के लिए जो भी उपाय हो उसे जरूर करना चाहिए। फिलहाल राजेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और एक तरफ बिहार में ऑक्सीजन की कमी है, एम्बुलेंस सांसदों के घर में रखे हुए हैं, तो दूसरी तरफ एक ऐसी भी तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं जिससे आपको सूबे की लचर व्यवस्था साफ नजर आएगी। ये तस्वीरें डीटीवी भारत ने आपको दिखाई थी, जो पटना के सिविल सर्जन के दफ्तर की है, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर फेंका हुआ पाया गया। और अब इस पर पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अपना बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनिए। लोगों के हॉस्पिटल का सिलेंडर है, मार्केट का कहीं किसी का नहीं है। दूसरा ये कि ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोगों के पास बहुत है। ऑक्सीजन सिलेंडर का इशू नहीं है, मेन इशू है कि उसमें ऑक्सीजन भरने का, ऑक्सीजन की रिफिलिंग का। तो हम लोगों को जो किल्लत थी, अभी दिक्कत थी, वो ऑक्सीजन की थी। सिलेंडर्स तो बहुत पड़े हैं हमारे पास सभी हॉस्पिटल्स में। तो जैसे जैसे हम लोगों का ऑक्सीजन प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम लोग रिफिल करके सभी ऑक्सीजन सिलेंडर को हम लोग यूज कर रहे हैं। और लगातार डीटीवी भारत आपको ऐसी तस्वीरें दिखा रहा है और इन तस्वीरों को देखने के बाद प्रशासन भी जाग रहा है और खबर का असर भी हो रहा है। आपको बता दें कि पटना स्थित गर्दनीबाग अस्पताल में पड़े ऑक्सीजन सिलेंडर का मामला ने तूल पकड़ लिया है। डीटीवी भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद डॉक्टर जो पटना के डीएम है डॉक्टर चंद्रशेखर, वो भी वहां पहुंचे, वहां का जायजा लिया। और इसके बाद बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव भी वहां पहुंचे और वहां की स्थितियों का निरीक्षण किया। और इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। 2 करोड़ रुपया देने का काम किया है, क्या है? ऐसे में महान जनता है, नौजवान है, यहाँ लोग खड़े हैं, इनसे भी आप पूछने का काम कर सकते हैं कि क्या ऑक्सीजन का व्यवस्था है। अब यहाँ पे जैसे आए, तो यहाँ पे अब जैसे कि हम आए तो सिविल सर्जन है, ये मीटिंग में गए हुए हैं, जनता बेहाल है, ये लोग मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग से नहीं कर रहे हैं, अभी बोल रहे हैं। पांडे पूछिए ना, अस्पताल में कई बिल जाते हैं, कौन सा व्यवस्था कराते हैं, क्या व्यवस्था उन्होंने कराने का काम किया। केवल कागज या किताब में लिख देने से किसी भी तरीके का कोई व्यवस्था नहीं होता। धरातल पे दिखना चाहिए कि हमारे पास कितना बेड है यहाँ व्यवस्था। सुपौल में एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली है जिसने मानवीय संवेदना को झकझोर दिया है। जीते जी एक मरीज को ना अस्पताल में जगह मिली, ना ऑक्सीजन मिला और ना ही एम्बुलेंस, लेकिन मरने के बाद मृतक को ऑक्सीजन लगाकर बीच सड़क पर छोड़ दिया गया। कोरोना की दूसरी लहर ने चारों तरफ हाहाकार मचा रखा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ऐसी लापरवाही आखिर कब तक चलेगी? के बाहर कर दी। बाहर करने के बाद 4 घंटा से हम मतलब एम्बुलेंस खोजते और डीएम साहब को भी हम कॉल किए, रेफरल में भी जाके फोन किए, वहाँ पे भी डॉक्टर साहब से मिले जो हमको एम्बुलेंस सर दे दिया जाए, कम से कम एक एम्बुलेंस दिया जाए जो हम पेशेंट को ले करके कम से कम सुपौल सदर अस्पताल जाएं। लेकिन एक भी ये लोग नहीं सुना और नहीं हमको एम्बुलेंस मिला। और यहाँ की व्यवस्था जो है मतलब क्या किया, बाहर से अंदर से बाहर करके रख दिया। देश में कोरोना ने कोहरान मचा रखा है और बिहार भी इससे अछूता नहीं है। अस्पताल में सुविधाएं नहीं मिलने के कारण मरीजों की हालत खराब हो रही है। ऐसे में दरभंगा के बेनीपुर अनुमंडल अस्पताल में 4 नए वेंटिलेटर रखे हुए हैं, जिनका इस्तेमाल अभी तक नहीं हो पाया है। आज भी इन्हें इंस्टॉल नहीं किया गया है।
अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी की माने तो यहां न तो आईसीयू है और न ही इसे चलाने और देखरेख करने के लिए कोई व्यवस्था। ऐसे में मरीजों को राहत कैसे मिलेगी? वहीं इसे लेकर लोगों में काफी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। हमारे यहाँ 4 वेंटिलेटर है, लेकिन उसके लिए हमें स्कूल हैंड नहीं है। उसके मॉनिटरिंग के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए हमारे पास स्कूल हैंड नहीं है, तो उसकी भी आवश्यकता है। सबसे बड़ा हमारा आईसीयू नहीं है, तो ऐसे में जब हैंड हमारे पास माने ये स्किल नहीं है, तो हम उसको चलाने में भी असमर्थ हैं। तो अगर तो इस तरह के केस को जब ज्यादा सीरियस केस होता है, जब माइल्ड केस होता है, उसको रखते हैं हम लोग केयर के लिए रखते हैं। मुंगेर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां अस्पताल में इलाज के अभाव में एक महिला की मौत हो गई। आपको बता दें कि परिजनों के अनुसार बिगड़ते हालात में जब मृतका को अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों ने बिना कोविड जांच के इलाज नहीं किया और कोविड जांच में देरी के कारण महिला की मौत हो गई। कटिहार में एक बार फिर से भसना पुल के नीचे कोरोना पॉजिटिव मरीज का शव फेंके जाने का वीडियो सामने आया है और इस वायरल वीडियो के बाद प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए सीएस को 24 घंटे के अंदर मामले से जुड़ी जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। डीएम ने इस मामले में कमेटी बनाकर जांच की बात कही है। डीएम के अनुसार शव किसी स्थानीय नागरिक का है जिसे परिजनों की देखरेख में जमीन में दफनाया गया था। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हालांकि यह संतोषजनक बात नहीं है, इसलिए पूरे मामले पर जांच के बाद कुछ साफ हो पाएगा और अगर किसी की भी गलती इसमें पाई जाती है तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मैंने भी ये वायरल वीडियो देखा है और इसकी जांच सिविल सर्जन महोदय के द्वारा की जा रही है और 24 घंटे में उस जांच का रिपोर्ट के लिए मैंने कहा है। उस जांच दल में सदर एसडीओ भी शामिल हैं। जो इनिशियल रिपोर्ट्स मुझे मिल रहे हैं वो किसी अशोक चौहान जी का वो बॉडी था जिनका देहांत परसों रात में हुआ था और उनके परिजन जो हैं उनकी जमीन वहाँ पर शायद थी जिसमें कि वो पहले से ही गड्ढा खोद करके रखे हुए थे और उन्होंने वहाँ पर उस बॉडी को दफनाया है। ऐसी इनिशियल रिपोर्ट्स है, पर मैंने कहा है कि उनके परिजन को भी ट्रेस करके उनसे ये चीज़ लिखित में लेनी है। सिर्फ ड्राइवर के बयान, ड्राइवर कोई बासुकीनाथ झा जी हैं, सिर्फ उनके बयान पे हमें विश्वास नहीं करना है। अगर परिजन सामने आकर के लिख के या कह के देते हैं कि हाँ ये ऐसा हमारे द्वारा किया गया था तो ठीक है। उनके कोरोना काल में जहां सरकार हर सुविधा देने की बात कह रही है, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज अनुमंडल मुख्यालय में एम्बुलेंस सेवा नहीं मिलने के बाद मरीज को उनके परिजनों के अस्पताल में पहुंचाया गया है। डॉक्टर जहां उसे बेहतर इलाज के लिए जेएमसीएच रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि चिकित्सक ने बताया कि संसाधन के साथ साथ चिकित्सकों का भी यहां पर अभाव है, जिसके कारण मरीजों को रेफर करना पड़ रहा है। बिहार में कोरोना संक्रमण का बढ़ता हुआ आंकड़ा डरा रहा है, जिसको देखते हुए सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन का फैसला लिया है। लेकिन यह फैसला कुछ लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में कोरोना संक्रमण अपने चरम पर है। यहाँ रोज दिन आने वाले संक्रमण के आंकड़े बढ़ा रहे हैं, जिसके बचाव को लेकर राज्य सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन की घोषणा कर कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन लॉकडाउन जहाँ एक तरफ कोरोना संक्रमण के बचाव का भरोसा है, तो दूसरी तरफ यह फैसला कई लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, जिसमें एक है रिक्शा चालक। कहाँ खाते कहाँ पीते, सबसे ज्यादा तो गरीब को परेशानी है सर। हम लोग को सवारी नहीं मिलता, भूखले के भूखले सब सारा दिन आना पड़ता है। सरकारी बैठ के क्या कर रहे हैं साल भर से क्या साल भर भी पहले लॉकडाउन लगा दे, इस बार भी लॉकडाउन लगा दे, कर्जे के पीछे हम लोग मर गए। अब इसे जाते हम क्या बोले। परेशानी है लॉकडाउन से, बहुत परेशानी है सर, लॉकडाउन से बहुत परेशानी है। ये तो सब बहानाबाजी है। अच्छा बहानाबाजी
जी है, गरीब है, इसी तरह हमारा सब परेशानी है। पैसेंजर मिलता है? कोरोना अगर होता तो सभी के लिए था। हम लोग तो सारा दिन रोड में बुलवाते हैं, हम लोग को कहाँ कोरोना है कि चले जाते, इससे अच्छा होता है कि चले जाते। दरअसल राजधानी पटना में रिक्शा चालक काफी परेशान है, जिनका आरोप है कि सरकार ने भले लॉकडाउन का फैसला तो ले लिया, लेकिन रिक्शा चालकों को इस फैसले से खाने पर आफत आ गई है। लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, लॉकडाउन नहीं लगना। लॉकडाउन से बहुत गरीब के काम धंधा भी नहीं है, खाने पे इतना कष्ट है कि रात में कभी कभी भूखले से पैसेंजर नहीं मिल रहा है, पैसेंजर नहीं मिला, कोई काम धंधा नहीं। भोजन कैसे होता है आप? भोजन कहीं कहीं खा लेते हैं, कभी मिल जाता है, कभी लिट्टी चटनी मिल जाता है, कहीं 2-4 पैसा किन के खा लेते हैं, सोच जाते हैं। 2-4 पैसा जो कमाते हैं उसका खाइए पिया जाता है, खाने पानी में चल जाता है, भूखे ऐसे चौगाते हैं जाते हैं। सरकार पहले बार परमानेंट लगाए थे, उसमें खाना भोजन हर चीज़ बढ़िया चला दिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा बहुत तकलीफों में हम लोग सह रहे हैं, क्या करें, पैसा का मजबूरी है। वहीं भुखमरी के शिकार कई रिक्शा चालकों ने सरकार के द्वारा लॉकडाउन के फैसले को बेकार बताते हुए कहा है कि लॉकडाउन होने से ग्राहक नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे उनके परिवार को चला पाना मुश्किल साबित हो रहा है। कुछ नहीं दे रहा है, सब जहाँ तहाँ भूखे मर रहा है। जब सरकार लॉकडाउन लगाए तो खाने के लिए कुछ दीजिएगा ना जी, कुछ नहीं दे रहे हैं, बंद कर दिए, सब गरीब जहाँ तहाँ मर रहा है। लॉकडाउन लगाए इससे परेशानी हो रहा है। लॉकडाउन लगाने से परेशानी बढ़ रहा है, सबका काम धंधा बंद है, गरीब आदमी हम लोग जाने आने लायक है कि नहीं है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जहां एक तरफ सरकार लोगों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए प्रदेश में लॉकडाउन का फैसला तो ले लिया, लेकिन आखिर में उन लोगों का क्या होगा जो रोज रोज की दिहाड़ी से अपना जीवन यापन करते हैं। सरकार को इसके लिए सोचने की जरूरत है, वरना ऐसा ना हो कि लोग कोरोना संक्रमण से तो दूर लेकिन भूखमरी से ही मर जाए। डीटीवी भारत के लिए पटना से प्रवीण की रिपोर्ट। जहानाबाद जिले के राजद विधायक सुधा यादव ने जिला प्रशासन द्वारा संचालित सामूहिक रसोई का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने बेहतर व्यवस्था को लेकर प्रशासन की सराहना की है। आपको बता दें कि इस दौरान कई तरीके से स्थितियां हैं, लगातार लॉकडाउन का भी निरीक्षण किया जाता है और वहां पर स्थितियों का जायजा लेने के लिए प्रशासन और तमाम जो लोग हैं वो लगे हुए हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने आप को लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लायक बनाए और लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करे, साथ ही साथ कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करें। और रोहतास जिले के करहगर थाना क्षेत्र के पिपरा गांव के पास पुल के नीचे एक व्यक्ति का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद हुआ है। मृत व्यक्ति की पहचान आपको बता दें कि मुराली सिंह के रूप में हुई है और वहीं इस मामले में मृतक के पुत्र अविनाश कुमार ने बताया कि उसके पिता गांव के ही कुछ लोगों के साथ एक शादी समारोह में गए थे, जिसके बाद पुल के नीचे उनके शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई है। कोई घटना की सूचना पाकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अपने कब्जे में लेकर अस्पताल में भेज दिया। फिलहाल मामले की जांच कर रही है। शाम को मतलब घर से निकले थे 8 बजे के लपेट में, तो फिर चले गए। रात को हम लोग को तो कुछ पता नहीं चला। कहाँ गए थे? यहीं पिपरा गांव के मतलब पीछे उसके बहुहारा। क्या करने गए थे? मतलब शादी समारोह में गए थे। तो फिर सुबह में मतलब हम लोग को पता चला कि मतलब कोई गिरा है ऐसे करके, तो बोला गया कि मतलब मेरे पापा के लिए बोला गया, तो मतलब हम सब लोग गए तो पुल के नीचे मतलब ऐसे गिरे हुए थे। तो वहाँ पे गए हम लोग, तो फिर थोड़ा देर में उठा के उनको यहाँ पे लेके आ गए। नालंदा के चोरहर चक गांव में एक बुजुर्ग महिला पर डायन का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी है और वहीं इस घटना में वृद्ध महिला बुरी तरीके से घायल हो गई, जिसे आनन फानन में गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे बेहतर इलाज के लिए बिहार शरीफ भेज दिया गया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। मोतिहारी में जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने तिरहुत सब्जी प्रसंस्करण और विपणन सहकारिता संघ लिमिटेड पूर्वी चंपारण द्वारा मोतिहारी शहर में सब्जी की होम डिलीवरी के लिए तरकारी सेवा के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब लोगों को घर बैठे ही सब्जी मिल जाएगी। तरकारी ले लो,
ऑफिसर्स कॉलोनी का जो एरिया है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव और काफी बड़ा वो भी एरिया है, तो वहाँ पे ये गाड़ी घूमेगी और वहाँ हैंड टू हैंड जो है ये जाएगी। इसमें जो है जिंगल भी यहाँ पे विभाग के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जो निर्धारित है वो प्ले किया जाएगा। और इसमें जो है क्योंकि ये सरकार का विभाग की यूनियन है तो इनके द्वारा जो है मार्जिन बहुत कम लिया जाता है। कोई भी सब्जी आप इससे लेते हैं तो 1-2 रुपए का अंतर निश्चित आपको मिले। झारखंड के खूंटी जिले के नगर पंचायत स्थित मातृ शिशु अस्पताल परिसर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि इस ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता 5000 लीटर प्रति घंटा ऑक्सीजन उत्पादन करने की है और अब इस महामारी के दौर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। वहीं ऑक्सीजन प्लांट को रिकॉर्ड समय में स्थापित करने को लेकर केंद्रीय मंत्री ने जिला प्रशासन की जमकर तारीफ भी की। प्रशासन ने लोगों की जान को बचाने के लिए इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया और जैसे हम सबको जानकारी मिले कि प्रदेश का यह पहला जिला है जहां ऑक्सीजन प्लांट लगाने में इस तरह का जिला प्रशासन में सफल हुआ है। तो इसके लिए मैं जिला प्रशासन के लोगों को मैं बहुत बधाई देता हूं और इस सराहनीय कदम से निश्चित रूप से खूंटी जिला सहित आसपास के ऐसे क्षेत्रों से आने वाले लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा, जिससे कि वो कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में अपना जीवन बचा सके और उसमें बहुत उपयोगी सिद्ध होगा यह प्लान। पूरा देश कोरोना त्रासदी की मार झेल रहा है। ऐसे में हर इंसान एक दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपदा के को इस अवसर में समझकर यहाँ पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं और मानवता को ताक पर रखकर गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं। मामला राजधानी रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने 5 लोगों को ऑक्सीमीटर, फ्लोमीटर, इसके अलावा जैसे कई लाइफ सपोर्टिंग मशीन की ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए रंगे हाथों धर दबोचा। झारखंड के देवघर में रविवार को पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया। दरअसल पुलिस को लॉकडाउन में मनाही के बावजूद भी दुकानें खुले रखने की शिकायत मिली थी और इसके बाद एसपी अश्वनी सिन्हा ने दलबल के साथ छापेमारी करते हुए कई दुकानों को भी यहां पर महामारी एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई की बात कही है और इस दौरान अन्य दुकानदारों को चेतावनी देते हुए लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की बात कही। कोविड-19 का सेकेंड स्टेप में आज तीसरा सप्ताह है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का और ज़्यादातर मामलों में देवघर की जनता के द्वारा अनुशासन दिखाया गया है और उस अनुशासन के तहत 2 बजे के बाद मेडिकल स्टोर्स और अन्य आवश्यक सुविधाएं छोड़कर दुकानें बंद थी। कुछ दुकानें खुली हुई थी और ये आदतन डिफॉल्टर्स हैं जो कि दुकानों को खुला रखते हैं। शायद उनको रहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ तक पहुँच नहीं होगी, इसलिए दुकान खुला रखते हैं और भीड़ भी लगी रहती है। इसके पूर्व भी प्रशासनिक पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी के द्वारा उन्हें समझाया गया है। सरायकेला जिले के कुनकी स्टेशन पर टाटा हटिया पैसेंजर ट्रेन से गिरकर 15 वर्षीय सूरदास की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतक ट्रेन में पानी बेचने का काम करता था और इस दौरान ये घटना घटी जिसमें उसकी मौत हो गई। उधर लातेहार के मनिका थाना क्षेत्र में वज्रपात से 2 बच्चों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बच्चे बागान में आम चुनने के लिए गए थे और तभी वज्रपात से 2 बच्चों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आप सबसे अपील कि कोरोना का काल चल रहा है, ऐसे में आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और गाइडलाइन के साथ साथ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते रहिए। नमस्कार।